आज दिल्ली में कांग्रेस की अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने राज्यों के नेताओं के साथ सीटों के बंटवारे पर विचार किया। इसमें बिहार के नेताओं की राय ली गई। कांग्रेस की बिहार इकाई ने साफ कर दिया कि कांग्रेस कम से कम 11 सीटों पर दावेदारी पेश करेगी। एक दो सीट इधर उधर हो सकती है, लेकिन इससे कम पर बात नहीं बनेगी। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा, गठबंधन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टियों को मन बड़ा करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। नेशनल लेवल पे अलायंस कमेटी है, वहां उस कमेटी के सामने हम लोगों को जाके अपनी बात रखनी थी। तो पिछली बार भी 9-10 सीट हम लोग लड़े थे और इस बार जो अच्छी सीटें हैं जहां हम लोगों को पूरा भरोसा है जीतने का, उन सीटों पर चर्चा होनी थी। चर्चा हम लोगों ने किया। पिछली बार जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो उस समय कुछ पार्टियां हम लोगों के साथ लड़ी थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, हम पार्टी थी और वीआईपी पार्टी थी। तो वो लोग अभी बाहर हैं, लेकिन नीतीश जी की पार्टी उस समय बीजेपी के साथ लड़ती थी, अब वो हम लोगों के साथ हैं। तो पार्टियों को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। एक आध सीट इधर उधर करने से अगर हम लोग बीजेपी को हरा पाते हैं तो उसमें सभी पार्टी को ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस इस बात के लिए एक बिल्कुल बड़ा दिल दिखाने को तैयार है कि जिस सीट पर जो जीतने लायक हो वो लड़े। पता यह लगा है कि अब तक आरजेडी और जेडीयू के बीच जो बात हुई है उसमें दोनों पार्टियों ने 40 में से 17 सीटें लड़ने की बात तय की थी। बाकी 6 सीटें कांग्रेस को और दूसरे दलों के लिए छोड़ने का फार्मूला निकाला था। लेकिन कांग्रेस ने भी 9 सीटों से कम पर समझौता न करने की बात कह दी है, इसलिए झगड़ा बढ़ेगा। सीटों को लेकर आज कांग्रेस के नेताओं ने महाराष्ट्र यूनिट के नेताओं से भी बात की, क्योंकि सीटों की खींचतान वहां भी है। मीटिंग के बाद नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जमीनी हकीकत को सामने रखकर बात करनी पड़ेगी। जमीनी हकीकत की बात शिवसेना और एनसीपी को पसंद नहीं आई। संजय निरुपम ने भी यही कहा था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी टूट चुकी है। दोनों पार्टियों की ताकत खत्म हो गई है, सिर्फ कांग्रेस ही इंटैक्ट है, इसलिए शिवसेना को 23 सीटों की जिद छोड़नी चाहिए। यह बात संजय राउत को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने संजय निरुपम को गली मोहल्ले का नेता बता दिया। कहा, सीटों के बंटवारे पर दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनकी बात हो रही है। गांव गली के नेता क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी, इसलिए उसे तो अब 0 से शुरू करना पड़ेगा। चाहे राहुल जी है, सोनिया जी है, खरगे साहब है, वेणुगोपाल जी है, और ये जो बड़े नेता है, जो डिसीजन मेकर है, उनके साथ उद्धव ठाकरे जी का हमारा डायलॉग बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो हम कितने लड़ेंगे, आप कितने लड़ेंगे, ये बात दिल्ली में होगी। यहाँ कोई गांव के गली के जो लोग हैं वो अगर बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर की बात तो कौन सुनेगा। हमने कहा है कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में, एक दादरा नगर हवेली, वो हम हमारी सीटें कायम रही, इतना ही कहा ना। तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीट जीती नहीं है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है 0 से महाराष्ट्र में। तो ये कोई अगर हमें देता है ज्ञान आपकी पार्टी टूटी है, तो ये गलत है। आपकी पार्टी बिना टूटे हुए भी हार गई, ये अगर मैं जवाब दूं उनको तो क्या करूंगा। संजय राउत का ज्ञान महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं को चुप गया। पहले मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, राउत को अगर लगता है कि 40 विधायक खोकर भी उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है तो वो भुलावे में ना रहें। महाराष्ट्र विधानसभा में आज सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है और वही ऑपोजिशन का नेतृत्व भी कर रही है। इसके बाद संजय निरुपम सामने आए। उन्होंने कहा, जो संजय राउत उन्हें गांव गली का नेता कह रहे हैं, वो खुद आज तक कोई चुनाव नहीं लड़े।
संजय निरुपम ने कहा, जिस पार्टी के ज्यादातर नेता भाग गए, जो बचे हैं वो कितने दिन रहेंगे ये पता नहीं। वो पार्टी कांग्रेस से कह रही कि कांग्रेस को शून्य से शुरू करना है। संजय निरुपम ने कहा, शिवसेना सीटों पर दावेदारी करे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं को गाली दे, इससे बात बिगड़ेगी। जिन नेताओं ने महाराष्ट्र का नेतृत्व किया है वर्षों तक, कई बार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनको गली मोहल्ले का बताने वाला नेता कौन है जिसने आज तक कोई चुनाव ही नहीं लड़ा? एक क्षेत्रीय दल का जो तथाकथित राष्ट्रीय नेता है, वो जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं का, महाराष्ट्र के नेताओं का अपमान कर रहा है, वो अहंकार वाली भाषा है, दम वाली भाषा है, और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कम से कम अपने सहयोगी दल के नेताओं के लिए नहीं करनी चाहिए। 138 साल पुरानी पार्टी शून्य से शुरू करेगी। पिछले डेढ़ वर्षों में जिस पार्टी में भयंकर बिखराव हुआ, जिस पार्टी के एमपीज, एमएलए, नेता, कार्यकर्ता सब छोड़ के चले गए, पता नहीं कितने बचे हैं, और वो भी कितनी देर तक बचे रहेंगे पता नहीं है। और इस पार्टी के बारे में पता नहीं कि इसका जनाधार अभी क्या है, कितना वोट रह गया इस पार्टी के पास। और वो पार्टी कांग्रेस पार्टी को कहती है कि शून्य से शुरू करेंगे। क्यों भाई? और ऐसी पार्टी को, जो पार्टी पूरी तरह से बिखर गई है, वो कहती है शून्य से शुरू करें। मुझे क्या लगता है कि जब सीटों का मामला आएगा तो तनातनी होगी, स्वाभाविक है ये, लेकिन इस तनातनी में थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है। मीडिया में जाकर के इस प्रकार से मतलब उत्पाती बयान देने का काम मत करिए। संजय राउत और संजय निरुपम की बयानबाजी से एनसीपी भी नाराज है। शरद पवार की एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी अलायंस की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा, शरद पवार सबसे सीनियर नेता हैं, वो महाराष्ट्र के बारे में सबसे बेहतर जानते हैं, इसलिए पवार साहब ही फैसला करेंगे कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पब्लिकली कोई अनाउंसमेंट करना, ये कोएलिशन को शोभा नहीं देता है। कौन कितनी सीटें मांग रहा है, किसकी कौन से सीट पे कितनी ताकत है, ये शरद पवार जी बराबर जानते हैं। तो इसका निर्णय लेते समय उनके साथ चर्चा करनी ही पड़ेगी। हमको मालूम है शरद पवार जी क्या कर सकते हैं, उनकी ताकत क्या है। अभी सातारा की सीट कोई भी मांग ले, शरद पवार के सिवा जीत सकते हैं क्या? म्हाड़ा की सीट कोई भी मांग ले, शरद पवार के सिवा कोई जीत सकता है क्या? आज ही अपने पत्ते खोल के नहीं हमको भी 20 चाहिए, तो क्या 60 सीट का महाराष्ट्र बनाएंगे? हम भी सामना पड़ते, हम भी उनकी बयानबाजी सुनते हैं, पर हम कभी उसमें टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है अंतिम निर्णय जो है वो शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और सोनिया गांधी जी मिलके लेने वाले हैं। अगर सरकार बना सकते तीनों लोग मिलके, तो वो तीनों लोगों को ये बंटवारा कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह की खींचतान हो रही है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, ये स्वाभाविक है, ये होना ही था, क्योंकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी विचारधारा के आधार पर साथ नहीं आए। वो तो सत्ता में भागीदारी पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। अभी भी झगड़ा इसी बात का है, कौन अपने आप को बड़ा दिखाए। शिवसेना और एनसीपी के टुकड़े हो गए, दो पार्टियों को चोट लगी और कांग्रेस इसका पूरा मजा ले रही है। लेकिन मुश्किल सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, कांग्रेस की परेशानी बंगाल में भी है। बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को जरा भी भाव देने को तैयार नहीं है। या ममता बनर्जी का टकराव वामपंथी दलों से भी है। वो लेफ्ट के साथ किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। ममता ने कल ही कह दिया था कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ही बीजेपी को हराने की ताकत रखती है, इसलिए अलायंस दूसरे राज्यों में मिलकर लड़ेगा, लेकिन बंगाल में तो तृणमूल अकेले ही काफी है। अब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने ममता के इस डायलॉग को पकड़ लिया। कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल में लेफ्ट वेफ्ट कुछ नहीं है, सीट शेयरिंग पर क्या बात करनी है। लेफ्ट पार्टीज की औकात तो ममता के साथ एक टेबल पर बैठकर बात करने तक की नहीं है। ममता दीदी क्लियर कर दिया, ममता दीदी इज रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ इंडिया अलायंस। ये देश में इंडिया लड़ेगा और बंगाल में जो एंटी बीजेपी लड़ाई होगा उन पे लीडरशिप देंगे
तृणमूल कांग्रेस। ये तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। 2021 में हम लोग भाजपा को हरा दिया था और कांग्रेस सीपीएम मिलकर भी 0। उन्होंने तो वोट डिवाइड करके भाजपा को एडवांटेज देने का कोशिश किया है। तो ये स्पिरिट है कि देश में इंडिया लड़ेगा और बंगाल में जो लड़ाई होगा एंटी भाजपा, उस पर लीडरशिप देंगे तृणमूल कांग्रेस, और दीदी सीट शेयरिंग के बारे में वो फाइनल डिसीजन लेंगे। लेफ्ट क्या है यहाँ पे? लेफ्ट में कुछ नहीं है, वो दूसरा जगह पे है तो जगह पे है। यहाँ पर लेफ्ट क्या है? तृणमूल के साथ एक टेबल में बैठने का औकात भी लेफ्ट लोगों को नहीं है। लेफ्ट फ्रंट के नेता भी इस बात को समझ रहे हैं कि बंगाल में ममता के साथ चलना मुश्किल है। इसीलिए आज सीताराम येचुरी ने कहा कि बंगाल और केरल जैसे राज्यों में अलायंस का कोई मतलब नहीं है। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, ऐसा ही बंगाल में भी होगा। Seat sharing, talks between the constituents of the India bloc, we had decided will take place state-wise. Where is the alliance in Kerala? India alliance can't be there in Kerala, no? And it won't be there in certain other states, like in Bengal, like in other places. So it is a constituents of the India combined. Therefore, state-wise, it will happen. Tamil Nadu, there is a complete unity of secular forces. Here, you have the UDF, LDF. In Maharashtra, next door, you have the Maharashtra Vikas Aghadi. In Bihar, you have the Mahagathbandhan. So, likewise, state-wise, it will happen. Kerala, it is clearly UDF, LDF. Both, we also want, they also want, the whole India group wants it to be UDF, LDF. Because that is the surest guarantee that you will not have the BJP forget the parliament even in the assembly. मोटी बात यह सामने आ रही है कि विरोधी दलों के अलायंस में शामिल पार्टियां कांग्रेस को स्पेस देने को तैयार नहीं है। यूपी में अखिलेश सीटें नहीं देना चाहते, बंगाल में ममता कांग्रेस की ताकत को बढ़ने से रोकना चाहती है, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को सीटें देने को तैयार नहीं है। इस सब के बाद भी कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इसलिए अगर चुनाव जीते तो प्रधानमंत्री कांग्रेस का ही होगा और राहुल गांधी से योग्य प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार और कोई नहीं है। ये बात आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कही। सिद्धारमैया ने कहा कि देश की समस्याओं का समाधान सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, इसलिए राहुल गांधी को आगे आना चाहिए, उन्हें पीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। ಈ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ। देश की समस्याओं का समाधान कोई पार्टी अगर कर सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। लोगों को जितनी भी समस्याएं हो रही हैं उसका निदान सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, इसलिए राहुल गांधी को इस देश का पीएम बनना चाहिए। प्रधानमंत्री पद को लेकर सब अपने अपने दावे करेंगे, कोई किसी का नाम आगे बढ़ाएगा, कोई दूसरे का, क्योंकि मोदी विरोधी मोर्चे में जो पार्टियां शामिल हुई हैं उनमें अलग अलग नेता हैं। इन पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर टकराव भी होगा। यहां तो अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग नेता हैं। जहां एक पार्टी होते है, एक नेता होता है, वहां भी टिकटों को लेकर झगड़े तो होते ही हैं। लेकिन इन झगड़ों का मतलब ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि अलायंस मिलकर काम नहीं करेगा या ये पार्टियां एक साथ मिलकर मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। ज्यादातर जगहों पर बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारने की पूरी कोशिश की जाएगी, कई जगह फ्रेंडली फाइट होगी। लेकिन बड़ी बात है कि इस सब का मोदी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि करीब 300 सीटें ऐसी हैं जिन पर तो पिछले चुनाव में भी डायरेक्ट फाइट हुई थी। बाकी सीटों पर भी जहां जहां संभव था विरोधी एक दूसरे की मदद कर रहे थे, फिर भी मोदी चुनाव जीते थे। इसलिए अब जो चुनाव होंगे उसमें मोदी के खिलाफ चैलेंज वैसा ही होगा जैसा पिछले 2 चुनाव में था, और आज जो परिस्थितियां हैं उनमें मोदी के लिए इनका मुकाबला करना मुश्किल नहीं होगा।